नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूके टूरिस्ट वीज़ा के बारे में सोचते हैं तो भाई बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहले तो वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या रहती हैं वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले फ़ीस कितनी रहती है। सेकंड में आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं। प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है। रिफ्यूज़ हो जाए तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और रीअप्लाई करें या अपील करें, फिर अपील का प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है। और अपील होने के बाद जब प्रोसेसिंग होता है तो उसमें जो अगर रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर भी क्या कर सकते हैं। सक्सेस रेट कितना चल रहा है, रिफ्यूज़ल रेट कितना चल रहा है, किस टाइम बेस्ट होता है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें। ये सभी क्वेश्चंस जो होते हैं ये लोगों के नॉर्मली दिमाग में चलते रहते हैं। तो एक 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 करके हम ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप पूरी की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। शॉर्ट्स में हम लोग इसको एक एक करके पॉइंट्स को कवर करेंगे। अभी हम लोग कौन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ऐड वीज़ा जब आप सर्च करेंगे तो ऐड वीज़ा यूट्यूब पे सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना। तो हम लोगों ने लगभग लगभग 1,000 से ज़्यादा केसेस हैं उनको रिकन्सिडरेशन पे पहुंचाया है, मतलब अपील करवाई है रिफ्यूज़ होने के बाद। और 20 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिनको 10 साल का बैन हो चुका था, तो उनके बैन तुड़वा करके 10-10 साल के हमने उनको वीज़े भी दिलवाए हैं। तो इस तरह से ये हम लोग हैं और हमारे जो वीडियोस हैं आप ये जा करके चैनल पे देख। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है फ़ीस को लेकर के कि यूके टूरिस्ट वीज़ा की अगर आप फ़ीस की बात करें कि कितनी फ़ीस उसकी रहती है। देखिए, अलग अलग वीज़ा की कैटेगरीज हैं। आप 6 महीने का लेना चाहते हैं, आप 2 साल का लेना चाहते हैं, आप 5 साल का लेना चाहते हैं या 10 साल का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली इसकी फ़ीस होती है। जो आपकी 6 महीने की फ़ीस होती है वो 12,500 कुछ अभी के लिए चली हुई है। जो आपकी 2 साल की फ़ीस है वो लगभग 43-44,000 के आसपास चली हुई है। जो आपकी 5 साल की है वो 83-84,000 के आसपास में है। और जो 10 साल की है वो 1,05,000 के आसपास है। तो ये फ़ीस की रही है। अब इससे अलग वीएफएस के चार्जेस होते हैं। देखिए, वीएफएस में बहुत लूट होती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वीएफएस में जाके लुट जाते हैं। अब होता क्या है कि वो आपको प्रीमियम के नाम पे एक सर्विस बेचते हैं। नॉर्मली आपको जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए होता है स्कैनिंग का, और दूसरा आपको कोरियर का। ये दो चार्जेस चाहिए होते हैं। इनमें 1200 की स्कैनिंग होती है और 700-800 का कोरियर होता है। तो वीएफएस जो आप देंगे वो लगभग 2,000 होता है। अगर आप खुद डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वो 1200 भी बच जाते हैं। कोरियर जो अगर कलेक्ट करते हो खुद ही तो वो भी बच जाता है। सर्विस मैंडेटरी नहीं है, पहले बोल रहा हूँ। ये वीएफएस की सर्विस मैंडेटरी नहीं है। आप कोई भी सर्विस नहीं लेना चाहते तो आप एक भी सर्विस मत लेना, तो वो आपको बेच नहीं सकते, लेकिन वो बेचते हैं, प्रीमियम के नाम पे बेचते हैं। तो इससे बचना है। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं यूके का टूरिस्ट वीज़ा तो फिर आपकी 6 महीने की फ़ीस 12,000 12,500 हो जाती है। प्लस आप एजेंट यूज़ करते हैं तो भाई एजेंट जो है कोई 30,000 ले रहा है, कोई 25,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है। हम लोगों ने जो चार्जेस रखे हुए हैं वो सिर्फ 12,000 है। 1 अप्रैल 2024 से उसको बढ़ाएंगे, 15,000 करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ 12,000 है। हमारी सर्विसेज आप लोग जा करके ऐड वीज़ा का चैनल देखिए, वहाँ देखिए कितने हम लोगों ने ओवरटर्न करवाए हैं, कितनों को अपील करके वीज़ा दिलवाया है। तो इतनी सर्विस, मतलब इतने सस्ते में कोई और आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ज़रूर ऐसे लोगों को आप शेयर करके मतलब उनको बढ़ावा ज़रूर दीजिएगा। आपसे भी यही देखिए, आप लोगों के प्यार की वजह से ही है। नहीं तो भाई हम जिस टाउन में बैठे यहाँ कोई लोकल क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन मेरे पास बहुत दूर दूर से हैं हम लोगों के पास। अभी कतर का एक वीज़ा आया है, उनका भी बैन हो चुका था और बैन के बाद अब उनको 10 वीज़ा जो है वो मिल चुका है। 10 साल का बैन हुआ था। तो इस तरह से इंटरनेशनली क्लाइंट्स भी हम लोगों के हैं। तो आपको यही कहूँगा कि भाई आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करें, क्योंकि 12,000 कुछ भी नहीं है भाई। मेरे पास इतना पैसा नहीं होता कि मैं ऐड चला करके और फिर मैं लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ, क्योंकि ऐड में बहुत खर्चे होते हैं। तो आप लोगों का प्यार है, आप लोग शेयर करते हो। 12,000 में हम इतनी अच्छी सर्विस आप लोगों को दे रहे हैं। तो आपसे भी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको शेयर करते चलना, क्योंकि आपके यार दोस्त हैं, बहुत से दोस्त होते हैं जिनको अप्लाई करना होता है। अगला क्वेश्चन रहता है कि भाई यूके टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। देखिए, बहुत से लोगों को जिनको नहीं पता उनके लिए है कि भाई यूके टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक ऑनलाइन फॉर्म होता है वो भरते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कोई भी भर सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई उसके लिए किसी को कोई एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन जहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है आपकी एक्सपेंडिचर पे और आपकी इनकम पे, और आप कितना एक्सपेंस करेंगे। यहाँ पर एक एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत काम आता है।
क्योंकि मोस्टली जो रिफ्यूज़ल्स है वो इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर आती है। आप जिसको पता है यूके के बारे में वो बता सकता है कि भाई ये 3 जो कॉलम है ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं पूरी एप्लीकेशन में। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बताते हैं कि भाई आप लोग जो भी मतलब अप्लाई कर रहे हैं, हम उसका पूरा का पूरा कैलकुलेट करके सब कुछ बना करके सिस्टमेटिकली और फिर उस चीज़ को अप्लाई करवाते हैं। तो हम लोगों का जो सक्सेस रेट है इसीलिए से ज़्यादा होता है। फिर सेकंड, हम लोग क्योंकि अपील भी करते हैं, तो अपील में हम लोगों को क्योंकि सब कुछ कैलकुलेट करके डाला होता है, तो फिर उसमें जो चांसेस होते हैं वीज़ा के, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा हो जाते हैं। अपील के बाद हम लोग उसमें बहुत केसेस हैं जिसमें हम जीत जाते हैं। इन सारे रिजल्ट्स को आप एड वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी रही बात आपकी अपील के बाद सक्सेस रेट कितना रहता है कितना नहीं, वो एक अलग मैटर रहेगा। वो डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आपका जो वीज़ा जो अप्लाई करवा रहा है उसको कितनी नॉलेज है और वो कितना एक्सपर्ट। अगला क्वेश्चन जो रहता है दोस्तों वो है प्रोसेसिंग टाइम पे, कि कितना प्रोसेसिंग टाइम चलता है यूके टूरिस्ट वीज़ा का। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये डिपेंड करता है कि किस टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं। कुछ टाइम ऐसे होते हैं, जैसे जिस टाइम पे स्टडी वीज़ा अप्लाई होता है, तो स्टडी वीज़ा क्योंकि उस टाइम पे एम्बेसी के ऊपर थोड़ा बर्डन ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकता है उस टाइम पे। नॉर्मली जो ये मांगते हैं वो 15 दिन का प्रोसेसिंग टाइम मांगते हैं, कि ये कहते हैं 15 वर्किंग डेज आप हमें दीजिएगा। तो आप जो ट्रैवल प्लान बनाएंगे उसी अकॉर्डिंगली आपको बनाना है। तो महीने बाद का आप ट्रैवल प्लान बना सकते हैं। केस टू केस वेरी करेगा, मैंने वही चीज़ पहले कही है कि ये हर जो केस होते हैं वो केस टू केस वेरी करता है कितने दिनों में होता है। किसी की वेरिफिकेशन पे चला जाता है, जैसे मान लीजिए आपका पहले यूके का टूरिस्ट वीज़ा आया हुआ है, तो फिर वो 10 दिन में आपको वीज़ा निकाल करके दे देते हैं, 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में मिल जाता है नॉर्मली। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो वेरिफिकेशन पे भी जा सकता है, तो वो 15 दिन भी हो सकते हैं, हो सकता है 15 दिन से ज़्यादा ले ले। तो वो डिपेंड करता है आपका केस वेरिफिकेशन पे जा रहा है या वेरिफिकेशन पे नहीं जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो डिसाइड। क्वेश्चन एक आता है यूके टूरिस्ट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू दी प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल क्या है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। हम लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके और फ्री ऑफ कॉस्ट चेकलिस्ट ले सकते हैं। इसका कोई हम चार्जेस नहीं लेते। डॉक्यूमेंटेशन में चेकिंग भी हम लोग, जैसे आपको हम मेनली जो बोलते हैं कि भाई आप अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और 1 साल की ITR विद कॉम्पिटिशन ये निकाल करके आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो स्टेटमेंट है उसको चेक करके आपको पहले चेकलिस्ट भी दे देंगे जब आप मांगेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्लस आपकी ITR विद कॉम्पिटिशन ये चेक कर ली जाती है। वो सारा कुछ देखने के बाद आपको बताते हैं कि भाई आपके जो चांसेस हैं वो ठीक हैं या नहीं है। देखिए 100% कोई वीज़ा नहीं होता है। आप ये कहो कि 100% वीज़ा, तो वो होता ही नहीं है। अगर कोई बोले तो वो झूठ है। सिर्फ ये होता है कि भाई बेस्ड ऑन जो पीछे उनका रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंगली अगर इस प्रोफाइल को लगाया जाए तो इसमें वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा है या कम है, बस ये चीज़ हम लोग आपको बता पाएंगे। ये नहीं होता कि आप स्टेटमेंट भेज के कहो कि क्या ये 100% हो जाएगा, क्योंकि 100% हम अपना भी नहीं बोलते, चाहे हमारे पास कितने भी वीज़े हों। तो आप लोग प्लीज़ शेयर जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि हम लोग देखो जितनी सर्विस आप लोगों की कर पाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो करते हैं, बाकी खर्चे होते हैं ऑफिस के तो वो हमें लेना पड़ता है। तो जैसे अभी इसको और थोड़ा इलेबोरेट करें तो फिर उसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जैसे फार्मर्स हैं तो फार्मर्स जो होते हैं भाई उनके पास एडिशनल इनकम भी होती है ITR के अंदर, वो मेनली जो है वो डेयरी का भर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सारे प्रूफ होने चाहिए, आपके पास डेयरी का प्रूफ भी होना चाहिए। एग्रीकल्चर है तो भाई उसकी ज़मीन का जो प्रूफ होता है जिसको फ़र्द बोलते हैं वो होनी चाहिए। उसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन चाहिए हमें, और एक लोकल लैंग्वेज चाहे पंजाबी है हिंदी है जो भी है वो चलेगी। और एडिशनल में फिर जे फॉर्म्स होते हैं, जे फॉर्म्स की जितनी पेमेंट है उतनी पेमेंट अकाउंट में आनी चाहिए। मान लीजिए जे फॉर्म 1,10,200 रुपये का है तो 1,10,200 रुपये ही अकाउंट में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 लाख आ गया या 1,20,000 आ गया, वो चीज़ जो है वो मिसमैच कर जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है बैंक स्टेटमेंट आपका। तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो भी फंड आता है उसकी जो भी क्रेडिट है उसका सोर्स जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सोर्स क्लियर नहीं है तो फिर वीज़ा ऑफिसर के पास एक पॉइंट होता है कि वो उसको उठा के रिफ्यूज़ करेगा। तो भाई ये बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करवाते हैं कि भाई अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सही है तो फाइल लगाएं, अगर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है तो फिर उसको तैयारी करवा देते हैं कि भाई आप आगे जो है फर्दर 4 महीने 6 महीने इस हिसाब से इसको मेंटेन करें, उसके बाद आप अपनी फ़ाइल को एम्बेसी में लगाएं। ये सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, इसका कोई हम चार्ज नहीं लेते।
सिर्फ हम लोग जो हैं वो अपना फ़ाइल चार्ज बाद में लेते हैं, जब हम फाइल लगाते हैं, वो पहले ही होता है बाद में। आपने डॉक्यूमेंट्स यूके टूरिस्ट वीज़ा में पूरे लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो क्या कर सकते हैं? देखिए अब ये मैंने वही कहा है कि कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जहाँ वीज़ा ऑफिसर्स जो हैं उनको ये होता है कि वीज़े देने हैं, मतलब ऊपर से एक ऑर्डर आता है कि भाई अभी थोड़ा सा आप ढीले हो जाएं और वीज़ा अप्लाई करते रहें, मतलब वीज़ा इशू करते रहें। तो उस सीन में क्या होता है कि प्रोफाइल जो नॉर्मल है वो बड़ी इजीली वीज़ा ले जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऊपर से ऑर्डर आएंगे भाई अभी वीज़ा थोड़ा स्टिक होना है, मतलब अभी आप वीज़ा इशू ज़्यादा नहीं करेंगे, तो उस केसेस में क्या होता है अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स भी रिफ्यूज़ हो जाती हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास होता है आप अपील में जाएं, लेटर पे लिखा होता है कि अपील और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जो है वो आपको अलाउड नहीं है, लेकिन एक जुडिशियल रिव्यू होता है, उसका आप पैप बोलते हैं, तो आप एक पैप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो उस सीन में आपके पास क्या होगा कि आप जब उसको अप्लाई करते हैं तो आप अपना जो भी आप बोलेंगे भाई वीज़ा ऑफिसर ने मटेरियल एरर ऑफ लॉ किया है या मटेरियल एरर ऑफ फैक्ट किया है, जो भी आप बताना चाहेंगे वो कह के आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई आपका वीज़ा ऑफिसर गलत है और एज़ पर लॉ ये रूल्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसका डिसीज़न जो है ये होना चाहिए था। तो ये एक होता है। सेकंड ये होता है कि आप अपनी गलती थी, आपकी कोई डॉक्यूमेंट आप भूल गए हो, तो उस सीन में आपको दोबारा वो नया डॉक्यूमेंट लगा करके फिर रीअप्लाई करना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो अपील है वो कितना प्रोसेसिंग टाइम उसका चलता है, कि मान लीजिए आप अपील करते हैं तो वो कितना टाइम लेगा। इसमें क्या होता है कि जब आप अपील डालते हैं तो दो स्टेजेस इसकी होती हैं। पहली स्टेज में आप अपील डालने के बाद आपको मेल आएगी वहाँ से कि भाई हम आपका, मतलब उसको रिकन्सिडरेशन का बोलते हैं, कि या तो यूकेवीआई उसको रिकन्सिडर करेगा या नहीं करेगा। ये जो मेल है ये विद इन 14 डेज आती है, तो 14 दिन आप ये मानिए, तो 14-15 दिन आपका इस प्रोसेसिंग में लग जाता है। इसके बाद उस लेटर के ऊपर जो पैप रिस्पॉन्स होता है वो उस लेटर के ऊपर ये लिखा होता है कि हम इस तारीख तक आपका डिसीजन जो है वो ले लेंगे। तो नियरली वो 3 महीने ही होता है, 99.9% सभी का इतना ही आता है। हाँ, अगर इन केस उनको लगता है कि भाई रिकन्सिड्रेशन के टाइम पे उनको लगता है कि भाई हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, तो वो 14 दिन की बजाय उसको फर्दर 14 दिन और बढ़ा सकते हैं एक लेटर भेजने के बाद। और जो 30 डेज़ है उस सॉरी जो 90 डेज़ होते हैं उसको भी फर्दर 90 डेज़ पे एक्सपेंड किया जा सकता है। लेकिन ये जो होता है ये रेयर केसेस में होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते हैं। नॉर्मली 3 मंथ्स में आपका रिकन्सिडरेशन कंप्लीट होता है, तो 14 दिन पहले और 3 महीने बाद में, तो 3.5 महीने का पूरा प्रोसेसिंग टाइम रहता है। बाकी आप इसको ये नहीं कह सकते कि इतने में आ ही जाता है। कुछ केसेस हमने देखे हैं जिसमें 6 महीने भी लगे हैं। मेरा एक केस 9 महीने के बाद उसको वीज़ा इशू किया गया था। तो ऐसा होता है कि भाई टाइम जो है वो वेरी करेगा। अच्छा, रिफ्यूज़ल रेट का भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि भाई रिफ्यूज़ल रेट जो है यूके का वो कितना चल रहा है। देखिए ये वेरी करता है, मैंने पहले बताया था पीछे वीडियोस में कि भाई वेरी करेगा टाइमिंग के ऊपर। कुछ टाइम ऐसे हैं जब वीज़ा ऑफिसर्स जो हैं वो लीनियंट होते हैं, थोड़ा सा उदारवादी होते हैं, भाई वो वीज़ा थोड़ा ज़्यादा देते हैं क्योंकि ऊपर से होता है कि वीज़ा देने हैं। कुछ टाइम ऐसा होता है जब उनको ये होता है कि भाई वीज़े ज़्यादा नहीं देने हैं, तो उस केसेस में वो रिफ्यूज़ल्स जो हैं उनको ज़्यादा करते हैं, तो उस टाइम पे रिफ्यूज़ल रेट हाई हो जाता है। और जिस टाइम पे वीज़ा देना है तो रिफ्यूज़ल रेट कम होता है, तो वीज़ा सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है। ये वीज़ा जो आपके एजेंट है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कितनी नॉलेज है, उसको कितना उसने एक्सपीरियंस उसका कितना है, उसको पता है कि कब वीज़े डालने हैं कब नहीं डालने हैं। तो हम लोगों को क्योंकि इतना सालों का एक्सपीरियंस है तो हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के रखते हैं कि भाई इस टाइम पे वीज़ा इशू करने होते हैं उनको, तो इस टाइम पे वो ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पीछे न्यू ईयर के लिए बताया था, अगर मेरी वीडियोज़ किसी ने देखी हो, न्यू ईयर पे बड़े वीज़े आए थे। उसके बाद मैंने बोला है कि भाई अभी जो चल रहा है वो आपका चल रहा है जो बैसाखी का टाइम है उस पर भी बहुत वीज़ा मिलते हैं। फिर आपको गर्मियों की छुट्टियों के बड़े वीज़ा मिलेंगे जो जून जुलाई की हो, तो सबको पता ही है पीक टाइम होता है। तो इस तरह से जो है टाइम पीरियड अलग अलग केसेस पे वेरी करता है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि भाई यूके टूरिस्ट वीज़ा अगर रिफ्यूज़ होता है उसके रीजंस क्या हैं। आपको दो चीज़ें समझनी पड़ती हैं। यूके वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये दो पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए। एक पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, एक फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस होते हैं। इन्हीं दो बेसिस पे सबसे ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ल्स होते हैं। और जो भी वीज़ा एजेंट है, जिसको जो एक्सपर्ट है, वो इन दो चीज़ों को पहले ही क्लियर करेगा। अदरवाइज़ आपका रिफ्यूज़ल के चांसेस मैक्सिमम है और आपके पैसे डूबने के भी सबसे ज़्यादा
चांसेस रहते हैं। तो भाई आप पर्सनल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, वो आपकी फैमिली टाइज़ है, आपका फैमिली टाइज़, आपके पास असेट्स कितनी है, ये पर्सनल में आ जाते हैं कि आपके पास निजी तौर पे क्या ऐसी चीज़ है जो आपको वापस खींच करके लाएगी। तो ये पर्सनल एसेट्स में आ जाते हैं आपके। और फाइनेंशियल में आपका आ जाता है बिजनेस। तो बिजनेस को आप जो लेके चलेंगे वो कि भाई बिजनेस है या जॉब है, आपके पास जो भी है तो वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है जो आपको वापस बुलाएगा। और नॉर्मली ज़्यादातर रिफ्यूज़ल्स जो हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स की वजह से बहुत होते हैं, क्योंकि जब आपके पास जॉब अच्छे लेवल की नहीं है, आपकी सैलरी अच्छे लेवल की नहीं है, तो फिर वीज़ा जो है होता है वो मोस्टली रिफ्यूज़ल्स आती हैं। अनटिल एंड अनलेस वो टाइम ऐसा हो जब उनको ये होता है कि वीज़ा ज़्यादा ग्रांट करने हैं, उस टाइम पे एक नॉर्मल प्रोफाइल्स बड़ी इजीली वीज़ा ले जाती है। लेकिन जो अच्छे लेवल की प्रोफाइल्स हैं उनको पूरा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे करके लगाना चाहिए ताकि वीज़ा की सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाए। कुछ लोग क्वेश्चंस ये भी करते हैं भाई यूके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो बेस्ट टाइम कौन सा होता है यूके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का। तो उस सीन में मैं आपको कहूँगा, मैंने पीछे भी बताया, दूसरी शॉर्ट्स में भी होंगे, इसी वीडियो में पहले भी हैं, कि भाई बेस्ट टाइम जो होता है वो आपका एक तो गर्मियों की छुट्टियाँ, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू होते हैं क्योंकि वो पीक टाइम होता है। सेकंड आपका पीक टाइम रहता है न्यू ईयर का, न्यू ईयर पे भी बहुत वीज़ा इशू होते हैं। जो बीच के टाइम होते हैं जैसे अप्रैल का हो गया, बैसाखी का टाइम होता है, यहाँ पे वीज़ा इश्यूज जो होते हैं वो ठीक लेवल के रहते हैं, ज़्यादा हाई नहीं होते लेकिन ठीक होते हैं। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि रिफ्यूज़ल्स बढ़ती हैं। हाँ, एक चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है, वो होता है स्टडी वीज़ा जब अप्लाई होते हैं। जैसे मान लीजिए सितंबर इनटेक है, तो सितंबर इनटेक के लिए जो अगस्त में फाइलिंग्स होती है बहुत हाई हो जाती हैं, तो आप थोड़ा सा उस टाइम में अगस्त को अवॉइड करके चलेंगे। अवॉइड इन द सेंसेस के ट्रैवल प्लान जो है वो सितंबर का मत रखिएगा, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव होता है उस टाइम का ट्रैवल प्लान, और उस टाइम पे रिफ्यूज़ल हाई हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो है वो स्टडी पे डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं। और सेकंड जो होता है जनवरी, जनवरी में भी आप ट्रैवल बहुत कम दिखाएंगे। जनवरी का भी वीज़ा जो होता है वो रिफ्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि आपका स्टडी वीज़ा जो जैन इनटेक है वो चलता होता है। तो ये दो टाइम है जब हम बोलते हैं थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे। अवॉइड इन द सेंसेस ट्रैवल प्लान उस टाइम का ना हो। आप अगर जनवरी दिसंबर में जाना चाहते हैं तो पहले अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से आप पहले अप्लाई इसको कर सकते हैं।